नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड का बुलेटिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं। इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति में हलचल बहुत तेज है, क्योंकि बहुमत तो बीजेपी ने हासिल कर लिया है, लेकिन सीएम फेस को लेकर अब यहां पर गहमा गहमी है। और इसी बीच उधर दिल्ली में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मुलाकात की है संगठन महामंत्री से, और इस मुलाकात के दौरान चर्चा का विषय यही रहा कि जो जीत मिली है, जो नतीजे आए हैं, उस पर चर्चा, और साथ ही आगे की रणनीति को लेकर ये चर्चा हुई है। बीएल संतोष से मुलाकात की है अजय भट्ट ने। इस मुलाकात के मायने लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में अब चर्चा और सवाल सबसे बड़ा यही है कि उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी वो चुनाव हार गए जिनके चेहरे के साथ पीएम मोदी और सीएम धामी के चेहरे के साथ ही बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी थी। बहुमत तो हासिल कर लिया, बीजेपी दोबारा सत्ता में आ रही है, बावजूद इसके सीएम कौन होगा, ये सवाल एक बार फिर से बीजेपी के सामने उत्तराखंड में खड़ा हो गया है। और ऐसे में आज की ये मुलाकात अजय भट्ट की बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है बीएल संतोष के साथ। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पवन गौड़। पवन, आपके पास आती हूं, क्या है अपडेट, इस मुलाकात को किस तरह से देखा जाए? देखिए, लगातार जो उत्तराखंड में राजनीतिक उठापटक हो रही है, उसको लेकर लगातार बीजेपी का मंथन जारी है कि जिस तरह से पुष्कर धामी चुनाव हार गए, तो अब कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, उसको लेकर कई सारे नेताओं के साथ बीजेपी आलाकमान जो है वो चर्चा कर रहा है। उसी में पहले कल जो पर्यवेक्षक हैं उनकी नियुक्ति की गई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल, इन दोनों को उत्तराखंड चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया। वो जल्दी ही उत्तराखंड जाएंगे और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। उससे पहले आज जो केंद्रीय मंत्री हैं अजय भट्ट, उनके साथ बीजेपी की राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मुलाकात हुई है। मैं आपको बस रोकूंगी। आपने पर्यवेक्षकों के नाम बताए, लेकिन इसे लेकर थोड़ा संशय भी है, थोड़ा कंफ्यूजन भी है, उसे क्लियर कीजिए कि आप कितने पुख्ता तौर पर उन दोनों का नाम ले रहे हैं। देखिए, बीजेपी आलाकमान की तरफ से ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, और कुछ ही दिन के बाद जल्दी ही वो दोनों उत्तराखंड जाएंगे और वहां जो है वो उनके विधायक दल के साथ बैठक करेंगे। लेकिन उससे पहले कई जो बैठकों का दौर यहाँ दिल्ली में जारी है। खुद क्या कहते हैं केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जो हैं वो अभी बीएल संतोष से उन्होंने मुलाकात की है, और लगातार राजनीतिक जो माहौल उत्तराखंड का उसको लेकर चर्चा की है। उसके साथ साथ जो जिस चुनाव के समय ठीक है पवन, आप अपनी नजर बनाए रखे। तमाम मुलाकातों बैठकों पर उम्मीद की जा रही है, और ये भी चर्चा की जा रही है कि आज जब प्रधानमंत्री गृह मंत्री लौटेंगे, गुजरात से दिल्ली लौटेंगे, फिर वहां कोई बातचीत होगी, कोई फैसला, कोई मीटिंग, जिसके बाद कल देहरादून में मीटिंग होने वाली है। हो सकती है कोई बड़ी मीटिंग यहाँ पर। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और इस वक्त जो बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, ये बता दें, सीएम फेस को लेकर जो चर्चा तमाम है, उसमें चर्चा इस बात की भी है कि क्या इस बार उत्तराखंड को महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है। ये सवाल और ये डिमांड रखी गई है बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी। आज देहरादून में बीजेपी दफ्तर पहुंची ऋतु खंडूरी, जो विधानसभा चुनाव कोटद्वार से जीतकर इस बार आई हैं, लगातार दूसरी बार विधायक। इस बार उन्हें कोटद्वार से मैदान में उतारा गया। टफ फाइट और बहुत कम वक्त उनके सामने, बावजूद उसके इस चुनौती को उन्होंने पार किया, और वो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी है। ऐसे में जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं हैं, आज पहुंची थी वो प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष से मिलने, उनका स्वागत, उनकी जीत की बधाई, और साथ ही डिमांड उन्होंने रखी है कि इस बार खंडूरी जी को ही, ऋतु खंडूरी को क्यों ना मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अरे अगर महिला मुख्यमंत्री की बात होती है तो उनका जिक्र भी हुआ, क्या इस बार ऋतु खंडूरी जी उस पद पर होंगी? देखिए, ऐसा है, सार्वजनिक तौर पर ये निर्णय तो होता नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा। और वैसे भी मैं एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता हूँ पार्टी की। मुझे यमकेश्वर से कोटद्वार भेजा, मैं चुपचाप कोटद्वार पहुंची और जीत कर आई हूँ। इसलिए मुझे नहीं पता है कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। अभी मेरे मुख्यमंत्री धामी जी हैं, और संगठन निर्णय लेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अगर संगठन बोलता है आपको कि इस बार जिम्मेदारी आपको संभालनी है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई है तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, और जब महिलाओं ने भागीदारी दी है तो उनकी इच्छा भी होगी कि महिला मुख्यमंत्री, और उत्तराखंड में ये जो चाहत है उत्तराखंड की, वो बीजेपी ही पूरा करे। देखिए, ऐसे इच्छाएं तो बहुत कुछ होती हैं, लेकिन प्रदेश के हित में जो भी उत्तराखंड के हित में होगा वो मेरा संगठन वैसा ही निर्णय लेगा, और हम सब बहनों को, हम सब भाइयों को वो मान्य होगा।
आज सुबह से ही देहरादून बीजेपी हेडक्वार्टर में चहल पहल जारी है। लगातार जो विधायक जीत कर आए हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और उनके समर्थकों की भीड़ बीजेपी दफ्तर में देखने को मिल रही है। स्वागत बधाई का दौर चल रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है और इसी बीच बीजेपी विधायक पार्टी ऑफिस पहुंचे, जिसमें प्रीतम पवार और राम सिंह कैड़ा समेत कई और विधायक पहुंचे, जिनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, वो भी आपको सुनाते हैं। हमारी पार्टी का प्रदेश और केंद्र का जो नेतृत्व तय करेगा और निश्चित रूप से जो जन भावनाएं होंगी, जो प्रदेश में कार्यकर्ताओं की भावनाएं होंगी, उस भावनाओं को देखते हुए प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा सब कुछ स्वीकार होगा। देखिए, ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी का जो भी निर्णय होगा मिल बैठ के हम लोग जो भी तय होगा उस पर होती है। इंसान की क्या चॉइस है? देखिए पार्टी के अंदर जैसे मैंने कहा ना कि जो निर्णय पार्टी का होगा, पार्टी संगठन बैठेंगे, उसके उपरांत ही जो निर्णय होगा वो सब लोग मानेंगे। मैं पूरे उत्तराखंड वासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं दे रहा हूं कि उन्होंने बीजेपी का ध्यान रखा और मोदी जी का, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, हम सब लोग मोदी जी के कारण ही चुनाव जीत गए हैं। सर, मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी हलचल है, आपका नाम भी चर्चा में। देखिए, ऐसा है कि 47 विधायक हमारे चुन के आ रखे हैं, तो क्या हलचल होने, हम में से कोई भी केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी यहाँ नेता चुनेगा, हम सब उसके साथ खड़े हैं और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी सरकार देगी। उत्तराखंड प्रदेश की महान जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे कामों पर विश्वास किया है और उससे ज़्यादा श्रेय जाता है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिनके आशीर्वाद की बदौलत उत्तराखंड में प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट ने रिपीट किया है। मैं यहाँ की जनता का धन्यवाद दूंगा। रही बात शिक्षा मंत्री के जो मिथक इसको तोड़ने का काम, वह गदरपुर की महान जनता को 100% इसका श्रेय दूंगा, जिन्होंने हमारे सम्मान बढ़ाने का काम किया है। उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो अभी तक साफ नहीं, लेकिन एक बात जो साफ साफ सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि शपथ ग्रहण होली से पहले नहीं होगा। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम बीजेपी ने होली के बाद के लिए टाल दिया है और इसकी वजह है होलाष्टक, जो कि होली से 8 दिन पहले लगता है और इस दौरान कोई भी शुभ काम करने की परंपरा नहीं है। और ऐसे में जो बड़ी खबर वो यही है कि होली के बाद ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। हालांकि सीएम कौन होगा इसे लेकर फैसला पहले हो सकता है। और इस वक्त सुनील नौप्रभात, दीपांकर भट्ट दोनों हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। सुनील, आपके पास आती हूँ। सुबह से ही चहल पहल देखने को मिल रही है और बीजेपी दफ्तर में जाहिर सी बात है उत्साह ज्यादा देखने को मिल रहा है। लड्डू और होली के रंग भी देखने को मिल रहे हैं लगातार जब से नतीजे सामने आए, लेकिन चिंता और कयास इसी को लेकर के मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी एक खबर दिल्ली से आई कि वहां पर अजय भट्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मुलाकात की बीएल संतोष से ली। बीजेपी में हुकूमत आया, जब मतगणना के जो रिजल्ट बाहर आए उसके बाद से लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। क्या बीजेपी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिप्लेस करेगी या फिर विधानमंडल दल से ही किसी को चुना जाएगा या फिर विधानमंडल दल के बाहर से सांसदों में से किसी व्यक्ति को लाकर यहाँ पर विधानमंडल दल का नेता घोषित कर दिया जाएगा। इसको लेकर लगातार कयास बने हुए और बीजेपी ऑफिस में भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी का माहौल है। तमाम मंत्री विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। धन सिंह रावत जो बीजेपी के दिग्गज कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो भी आज पार्टी कार्यालय में पहुँचे हैं, यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सर, मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी उथल पुथल बीजेपी के अंदर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत कर उत्तराखंड में आई है और जनता ने सारे कयासों को तोड़ के फिर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से आया है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने चुनाव लड़ा और अपने 5 साल के कार्यकाल के जो हमने काम किए थे उसमें जो चुनाव लड़ा है उस पर जनता ने मोहर लगा दी है। और मैं कह सकता हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व अब जब भी यहाँ विधायक दल की बैठक करेगा, जिसको भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। धन सिंह रावत का नाम भी बड़ी तेजी से चर्चाओं में है। देखिए, मेरा कोई नाम कहीं से भी चर्चाओं में नहीं है, ये खाली अखबारों की अटकलबाजियाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता भी नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी जिस भी नेता का चयन करेगी, सारे विधायक हम उनके साथ खड़े हैं। आपका संगठन का भी अनुभव रहा है, सरकार भी आपने बहुत करीब से देख ली, यदि आपको जिम्मेदारी मिलती है बतौर मुख्यमंत्री? देखिए, कम से कम तो मैंने अपने के बारे में कह दिया कि मैं रेस में कहीं नहीं हूँ, और जो भी पार्टी का नेता चुना जाएगा, मैं और हमारी पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चे की दीप्ति रावत भी यहाँ पर मौजूद है। दीप्ति रावत जी, महिलाओं को लेकर बड़ा उत्साह है। अभी हमने देखा कि ऋतु भूषण खंडूड़ी जब यहाँ पर पहुंची तो लगातार ये मांग होने लगी कि उन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। देखिए, ये तो जो हमारी कार्यकर्ता हैं उनका कई बार उनका एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो इस तरीके से बात वो करती हैं। और क्यों ना, कोई भी कुछ भी बोलने की पूरी आज़ादी हमारी पार्टी में भी है और देश में भी। दीप्ति रावत क्या बोलती हैं? लेकिन मैं आपसे वही कहूँगी कि देखिए, हम एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं पार्टी के। यहाँ पर पार्टी जो भी निर्णय करती है, आप देखिए, पहले आपने जो कहा उथल पुथल, यहाँ कोई उथल पुथल है ही नहीं मुख्यमंत्री के लिए। मुझे ऐसे लगता है जो पार्टी यहाँ निर्णय करेगी, सभी लोग आप देखेंगे यहीं आपको दिख रहे हैं। कोई दिल्ली नहीं गया है, सब इस प्रदेश में ही है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। तो देखिए, मैंने कहा ये बिल्कुल, दीप्ति रावत ही नहीं, उत्साह है, इसी बीच कयास है, लेकिन सभी नेता यही कह रहे हैं कि जो पार्टी का फैसला होगा हमें मंजूर है। अपनी तरफ से आगे बढ़कर कोई दावेदारी पेश करता हुआ नहीं दिख रहा है। रही बात धन सिंह रावत की, तो हर बार जब ये संकट आया बीजेपी के सामने कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, धन सिंह रावत के नाम पर चर्चा हर बार होती है और कई बार वो संकट मोचन की भूमिका में भी दिखे। इस बार देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, बात कांग्रेस की कर लेते हैं। आज कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि हार की वजहों पर जो मंथन होगा कांग्रेस में, वो होली के बाद होगा। यानी कि पहले होली तसल्ली से मना ली जाए और उसके बाद बैठक होगी कांग्रेस की भी, और उन वजहों को लेकर चर्चा की जाएगी। कोशिश होगी कांग्रेस की जानने की कि आखिर क्यों प्रदेश की जनता ने एक बार फिर कांग्रेस को नकार दिया है। गणेश गोदियाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुनते हैं उनको। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, आपका रुख करते हैं। गणेश गोदियाल ने साफ साफ कह दिया कि अब जो मंथन, जो चर्चा, जो भी होगा वो होली के बाद होगा। पहले होली तो तसल्ली से मना ले। लेकिन इस वक्त कांग्रेस के सामने कौन से दो बड़े सवाल हैं? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो गणेश गोदियाल को जिम्मेदारी दी गई, उस पर भी सवाल तो उठेंगे। हाँ बिल्कुल मेनका, इस वक्त मैं कांग्रेस ऑफिस में मौजूद हूं और इस हार के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहली बार कांग्रेस ऑफिस में आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सर, ये जो पूरी स्थितियां हैं बहुत अच्छी तो नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गणेश गोदियाल, हरीश रावत, कौन जिम्मेदार है? अध्यक्ष के रूप में मैंने ये जिम्मेदारी ली है कि मैं संगठन का मुखिया हूँ और पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे अध्यक्ष बनाया, लेकिन मैं आशातीत और उम्मीद के अनुरूप सफलता पार्टी को नहीं मिली और ये पूरी मेरी जवाबदारी नहीं। तो अभी जो स्थिति है कांग्रेस की, इस स्थिति में आप तमाम बातें आई कि सीटें शिफ्ट की गई, गलत टिकट विभाजन हुआ, ये इसकी जिम्मेदारी है, प्रभारी ने गलत काम किया, प्रदेश अध्यक्ष की अपनी बात, हरीश रावत जी की जिद थी, इस सब के इसका जवाब नहीं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। कहाँ कुछ बोल रहा है कोई कि इसने कर दिया उसने कर दिया? कोई नहीं बोल रहा है कुछ। जो कुछ निर्णय हुए वो सामूहिक निर्णय थे और उन सामूहिक निर्णयों से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये इस निर्णय में मैं शामिल नहीं था। ये हो सकता है कि इंडिविजुअली किसी के पक्ष में मैं नहीं हूँ, किसी के पक्ष में कोई नहीं है, लेकिन उसके बाद जो निर्णय हुआ वो सामूहिक निर्णय था और हमें अपने निर्णय पर कोई मलाल नहीं है। हमें अपने निर्णय पर पूरा भरोसा था, अपने एफर्ट्स पर पूरा भरोसा था, हमने पूरे एफर्ट्स के साथ चुनाव लड़ा। ठीक है दीपांकर, जब भी कांग्रेस के किसी लीडर से बात होती है तो कांग्रेस का वो लीडर ये बताने की कोशिश जरूर करता है कि उत्तराखंड कांग्रेस में कोई अलग अलग मत नहीं है, मतभेद नहीं है, सब एक साथ मिलकर फैसला लेते हैं, सामूहिक फैसला लेते हैं। लेकिन यही दरअसल सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के सामने पूरे 5 साल रही। एक तरफ कांग्रेस सड़क से नदारद और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता आपस में ही जूझते दिखे। किशोर उपाध्याय आखिरी मोमेंट तक दिल्ली देहरादून चक्कर काटते रहे कि उन्हें कोई जगह तो दी जाए, तवज्जो दी जाए, लेकिन उन्हें कांग्रेस के अंदर तवज्जो नहीं मिलती है। हार कर उन्हें बीजेपी का दामन थामना पड़ता है और देखिए वहां से वो जीतकर विधायक बन चुके हैं। तो कांग्रेस को सबसे पहले शायद इसी समस्या पर काम करने की जरूरत है, उसके बाद दूसरी बातों पर। धन्यवाद सुनील आपका। दीपांकर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, देहरादून से लाइव बुलेटिन जारी है।
ब्रेक के बाद स्वागत आपका और एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। खबर यह है कि उत्तराखंड को लेकर पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री और पीयूष गोयल, जिनके नाम पर चर्चा कल से चल रही थी, न्यूज 18 लगातार इस नाम की बात कर रहा था। इन्हीं दो नामों पर मुहर लगती दिख रही है पर्यवेक्षक के तौर पर और नियुक्त कर दिए गए हैं केंद्रीय नेतृत्व की ओर से धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल उत्तराखंड पर्यवेक्षक। वो आएंगे, यहाँ पर मीटिंग होगी और उसके बाद ही तय होगा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री अगला कौन हो सकता है। अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आपसे इस बारे में जानकारी चाहेंगे। लगातार इन दो नामों पर चर्चा हो रही थी लेकिन पुख्ता तौर पर नहीं, अब इस नाम पर मुहर लगती दिख रही है। पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन गौड़, अगर हम धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, वो पहले भी उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पीयूष गोयल, ये ही दो नाम है जिसका जिक्र आप कर रहे थे और इन्हीं दो नाम अब पुख्ता तौर पर सामने आते दिख रहे हैं। पवन, आवाज मिल रही है आपको? पवन, आपको आवाज मिल रही है? पवन, आपसे सवाल है, अगर आपको आवाज मिल रही है, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, जिनका नाम आप ले रहे थे पर्यवेक्षक के तौर पर सूत्रों के हवाले से, अब इन दो नामों पर मुहर लगती दिख रही है। कब तक बैठकों का दौर शुरू होगा? कब यहां पर फिर बैठकें शुरू होंगी देहरादून में? क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? पवन, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। पवन, सवाल पर्यवेक्षकों को लेकर है। जिन दो नामों का जिक्र आपने किया था, धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल, अब उन पर मुहर लगती दिख रही है। अब सवाल है कि बैठकों का दौर कब शुरू होगा, कब वो देहरादून आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंतजार चल रहा है। पार्टी दफ्तर में लगातार भीड़ है, कयास बढ़ते ही जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। देखिए, आपको बता दूं, क्योंकि अभी कल से लगातार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह, वो दोनों ही दिल्ली से बाहर हैं, गुजरात के दौरे पर थे। उसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगातार कई सारे एंगेजमेंट में व्यस्त थे। तो जैसे ही ये दोनों बड़े नेता यहाँ दिल्ली पहुंचते हैं तो उनके साथ एक बैठक करके पर्यवेक्षकों का एक तारीख तय की जाएगी कि कब इनको यहाँ से उत्तराखंड के लिए जाना है। तो उसको लेकर, लेकिन उससे पहले यहाँ दिल्ली में कई सारी बैठकों का दौर चल रहा है। जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो भी यहाँ कई सारे नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। आज उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री हैं अजय भट्ट, उनसे मुलाकात की। उसके साथ साथ जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, जो कि चुनाव के दौरान वहां उत्तराखंड दौरे पर गए थे, और बीजेपी की जो सहप्रभारी हैं प्रदेश की रेखा वर्मा, उन दोनों के साथ मुलाकात की। और तमाम जो राजनीतिक परिस्थितियां इस समय बन रही हैं उत्तराखंड के अंदर, उनको लेकर लगातार चर्चाओं का, बैठकों का दौर दिल्ली के अंदर जारी है। और बहुत जल्द ही ये जैसे ही चर्चाएं पूरी होती हैं और ये बैठकों का दौर दिल्ली में जब पूरा हो जाता है, तो उसके बाद पर्यवेक्षक देहरादून जाएंगे और वहां विधानमंडल दल की जो बैठक है उसको आहूत किया जाएगा और बैठक में एक नाम पर मोहर लगाई जाएगी। धन्यवाद पवन, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो लगातार नजर हमारी बनी हुई है देहरादून की हलचल पर और देहरादून को लेकर दिल्ली में हो रही हलचलों पर, और आपको हर एक इंफॉर्मेशन उत्तराखंड में सरकार फॉर्मेशन से लेकर हम देते रहेंगे। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। 9,313 वोटों से हराया।